हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई? सो वी आर बैक अगेन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ओके, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी? रेस्पिरेशन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी बॉडी का। जब भी हम ये जीवन हमने पहला कदम रखा ये जीवन में तो हमने क्या किया? तो हमने हमारा पहला ब्रीथ लिया, राइट? सो एंड देन एवरीवन अदर्स आई मीन लाफ्ट। और बाद में एट द एंड भी हम क्या करने वाले हैं? हम हमारा लास्ट ब्रेथ लेने वाले हैं। तो पहले हमने ब्रेथ लिया तो हम वी क्राइड, एंड व्हेन वी टेक आवर लास्ट ब्रेथ वी विल मेक अदर्स क्राई। ओके, सो ये लाइफ जो है ये दो ब्रेथ्स के बीच में की जर्नी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट योर ब्रीदिंग। ओके, बिकॉज टू नो ब्रीथ इज टू नो लाइफ, राइट? तो ये रेस्पिरेशन टर्म कहाँ से आया है? ये इट केम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज कॉल्ड एज रेस्पायरे। रेस्पायरे मीनिंग टू ब्रीथ। ओके, सो हम वही डिस्कस करेंगे ये वाले वीडियो सेशन में। ओके, तो रेस्पिरेशन बेसिकली बच्चों दो टाइप की प्रोसेस है। एक तो है ये बायोकेमिकल प्रोसेस, ओके, बिकॉज उसमें लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व। एंड सेकेंडली ये है कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब हम इसको कैटाबॉलिक क्यों बोलते हैं? जब भी किसी प्रोसेस में केमिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं, न्यू केमिकल्स फॉर्म होते हैं, उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता है तो वो उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। ओके, तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस भी है और ये कैटाबॉलिक प्रोसेस भी है रेस्पिरेशन। ओके, तो आपको ये रिएक्शन तो पता ही है। इट्स अ बिग इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन दैट हैज बीन शोन। ओके, तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। तो उसमें क्या होता है? ये जो ग्लूकोज है उसको हम केमिकली C6H12O6 बोलते हैं। ओके, तो ये होता है कंबाइन ऑक्सीजन के साथ में। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ये आता है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। ओके, तो ये रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, क्या प्रोडक्ट्स है जो फॉर्म होते हैं? एक तो फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारी बॉडी के लिए वो है ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। 38 ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं बच्चों। तो ये ATP क्या है? ये ATP इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? इट इज कॉल्ड एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो ये क्या है भाई? ATP क्यों चाहिए हमको ATP? तो ये ATP है हमारे बॉडी की एनर्जी करेंसी। ओके, तो बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस चलते हैं, उसके लिए लगता है पैसा। ओके, तो बॉडी के पैसे का रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म क्या है? तो वो है हमारी ये एनर्जी करेंसी, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो ये कहाँ आता है, कहाँ से आता है ये ATP? ये वाली रिएक्शन कहाँ होती है? तो ये तो आपको पता है, अभी बायोलॉजी के बहुत सारे क्लासेस आपके हुए हैं। ओके, तो ये होता है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। ओके, सेलुलर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ओके, उसको बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इसको बोलते हैं वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। ओके, तो ये प्रेजेंट है बॉडी के हर एक टिश्यू में, हर एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर। ओके, बट उसका जो नंबर है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, द साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा थोड़ा वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज। ओके, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया है माइटोकॉन्ड्रिया का, इट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल डिफरेंट फोल्ड्स। ओके, उसको बोलते हैं क्रिस्टे। ओके, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये है इनर मेम्ब्रेन विच इज थ्रोन इनटू मल्टीपल डिफरेंट फोल्ड्स और क्रिस्टे, और अंदर में है फ्लूइड विच इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ओके, तो देर आर मल्टीपल एंजाइम्स दोस्तों विच आर प्रेजेंट अटैच टू दिस इनर फोल्ड्स और क्रिस्टे। ओके, सो ये जो एंजाइम्स है वो हमारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स है, जो हमने प्रीवियस रिएक्शन देखी है अभी प्रीवियस स्लाइड में, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, उसके लिए काफ़ी सारे एंजाइम्स लगते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ओके, इवन विद इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वी हैव डिफरेंट सच एंजाइम्स। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हमारी बॉडी का पावर हाउस। ओके,
तो ये जो एटीपी हमने देखा है पिछले स्लाइड में, जो है हमारी एनर्जी करेंसी, तो ये एटीपी प्रोड्यूस होता है बच्चों ये वाले माइटोकॉन्ड्रिया में. सो ऑल दीज रिएक्शंस आर कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, तो क्या रिएक्शंस होती है और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ओके, तो हम जो भी हमारे बॉडी में लेते हैं इनटेक इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ओके, तो हम हमेशा बोलते हैं कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है, खाने से एनर्जी मिलती है, खाने से एनर्जी मिलती है. तो मतलब क्या होता है? तो वी हैव आवर रूटीन फूड इनटेक. तो उसमें रहते हैं 3 मेजर कंपोनेंट्स. एक तो है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर है हमारे प्रोटीन्स और फिर है हमारे फैट्स. तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड वी ईट, तो वी टेक these 3 constituents or important nutrients inside our body. ओके, बट ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स है, ये तो हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करती है कि ये एनर्जी सोर्स है, तो उसको चाहिए एटीपी. तो ये तीनों मेजर सोर्सेस के थ्रू बॉडी ट्राइज टू जनरेट एटीपी. और ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? ये प्रोसेस होती है इनसाइड द सेल्स, each and every cells, और बेसिकली और स्पेसिफिकली इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स. ओके, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं वो वैसे के वैसे नहीं रहते हैं. थ्रू आउट आवर इंटेस्टाइन उसका डाइजेशन होता है और द सिंपलेस्ट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, ओके, विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. फिर फैटी एसिड्स फॉर्म होते हैं हमारे फैट्स से, और अमाइनो एसिड्स फॉर्म्स होते हैं ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन से. तो उनको हम बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का या फैट्स का डाइजेशन कंप्लीट हो गया. ओके, तो ये 3 चीज़ें फॉर्म होती है और ये तीनों ही चीज़ें are used to undergo various chemical reactions to form the ATP molecules. Okay, जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज एक सेपरेट रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस. तो उसमें जनरेट होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी. ओके, तो 2 मॉलिक्यूल तो सफिशिएंट नहीं होंगे, तो वी हैव द प्रोविजन ऑफ जनरेटिंग इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ एटीपी इन द बॉडी. तो ये जो फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स है ना बच्चों, तो वो पायरुविक एसिड, ये दोनों फॉर्म करते हैं अनदर प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं एसिटो एसिटिक एसिड. तो ये पायरुविक एसिड और एसिटो एसिटिक एसिड कंबाइन टू फॉर्म द एसिटिल कोएंजाइम ए. इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सबस्ट्रेट्स विच इज़ फॉर्म्ड. और फिर ये एंटर करता है एक बड़ी सी केमिकल रिएक्शन में, जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल और टीसीए साइकिल. ओके, तो ये क्रेब्स साइकिल में एंटर होने के बाद में दो फाइनल प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं. ये क्रेब्स साइकिल के लिए ऑक्सीजन भी लगता है. ओके, और ऑक्सीजन फिर एसिटिल कोएंजाइम के साथ थ्रू मल्टीपल स्टेप्स ऑफ रिएक्शन वुड गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? फिर ये ऑक्सीजन आ गया सेल में थ्रू आवर ब्रीदिंग प्रोसेस. और ये वाले रिएक्शन से क्या होता है बच्चों? अ मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म. कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं? 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ, और उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ओके, तो ये एक सेल है, सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, जिससे अभी हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म नाउ? ये 2 वाले और ये 36, तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड. ओके, और यही जो करेंसी है ये हमें यूटिलाइज करनी है फॉर डिफरेंट बॉडी प्रोसेसेस. ओके, तो ये करेंसी होती है जनरेट माइटोकॉन्ड्रिया में. तो अभी इससे रिस्पिरेशन का क्या लिंकेज है? तो एज यू हैव सीन ओवर हियर, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है. Okay, oxygen is essential chemical or say gas for required for this reaction. तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगा भाई? तो ये it has to come from the respiratory passages. और रेस्पिरेटरी पैसेजेस में कहाँ पे आता है? तो एनवायरनमेंट के थ्रू आता है. तो देयर हैज़ टू बी सम मैकेनिज्म ऑफ टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन. ओके, और फिर जैसे ही ये, इसको बोलते हैं अभी मेटाबॉलिज्म हो गया सेल का, तो प्रोडक्ट जनरेट होगा विच इज़ कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत टॉक्सिक है बच्चों बॉडी के लिए, तो इट हैज़ टू बी मूव्ड आउट. तो ये ऑक्सीजन जैसे ही अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मूव्ड आउट ऑफ द सेल्स, और वो फिर कैरी होता है लंग्स के थ्रू इनटू द एनवायरनमेंट. ओके, तो ये है
the basic reaction for which the breathing mechanism works throughout our life. Okay, is that clear? ये है हमारा रुपया जिसका स्ट्रक्चर है मेड अप ऑफ एडिनोसिन, राइबोज और फॉस्फेट बॉन्ड्स. तो उसमें 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स आर देयर, तो उसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो इसमें जो अप्रोक्सीमेट वाले साइन से जो 2 फॉस्फेट बॉन्ड्स बताए हैं विच आर कॉल्ड एज हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स. जब भी ये 2 बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो ऑलमोस्ट 12,000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. ओके, so that is why it is called as energy currency of the body. okay, तो चलिए ये ATP हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं थोड़ा देखते हैं. एक तो ट्रांसपोर्ट है, हमारे बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंसेस है जो कोई टिश्यूज़ एक सब्सटेंस फॉर्म करता है, कोई टिश्यू दूसरा सब्सटेंस फॉर्म करता है, या तो फिर एंजाइम्स आर फॉर्म्ड. ओके, तो ये सारे आयंस एंड सब्सटेंसेस को मूव करने के लिए ATP is required. So ATP is required for transport of ions and different substances. ATP is also required for synthesis of multiple proteins and other chemical substances. Okay, उसके लिए भी ATP is required. Okay, and thirdly for doing the mechanical work. Mechanical work, for example, हमारे जो skeletal muscles है, muscles जो हम लिम्स की जो हमेशा एक्टिवेटेड रहती है, हमेशा वी हैव टू मेक देम वर्क. सो फॉर दैट मैटर इट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल वर्क. सो फॉर दैट मैटर ऑल्सो ATP is required, not only for contraction of the muscle but also for the relaxation of the muscle. okay, तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और व्हाई ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर द बॉडी, हाउ ATP इज जनरेटेड. ओके, तो हमारे बेसिक टॉपिक पे अभी हम आते हैं तो रेस्पिरेशन. ओके, तो रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स है. तो फर्स्ट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और व्हाट वी कॉल इट एज ब्रीदिंग प्रोसेस. एंड उसमें भी अलग अलग स्टेप्स है, जैसे कि एयर को अंदर लेना उसको बोलते हैं वेंटिलेशन, फिर उसको लंग्स में से डिफ्यूज करके ले जाना ब्लड में उसको बोलते हैं पल्मोनरी डिफ्यूजन. एंड लास्टली ब्लड के थ्रू वो तो टिश्यूज तक तो जाना चाहिए, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट. ओके, तो ये सारे स्टेप्स है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के. और जब भी ये ऑक्सीजन जाता है टिश्यू के लेवल पे, देयर आर सो मेनी बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी. तो ऑक्सीजन जब जाता है डिफरेंट टिश्यूज में, तो फिर इट गेट्स यूटिलाइज्ड into various chemical reactions. Just now we have seen the oxidative phosphorylation. तो सेल्यूलर लेवल पे जो कोई भी बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं उनको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन. तो ये है 2 टाइप के रेस्पिरेशन. तो हम देखते हैं हम इन दोनों में क्या डिफरेंस है. तो एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल रेस्पिरेशन, राइट. तो एक्सटर्नल क्या है बच्चों, ये कम्प्लीटली मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें कोई बायोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है. ओके, एनर्जी रिलीज नहीं होती है या तो फिर यूटिलाइज नहीं होती है, एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व, और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है जो कि लंग्स के लेवल पे होती है. ओके, और ब्लड के लेवल पे. एंड इसके 2 फेजेस है, एक तो इंस्पिरेशन का फेज है विच मीन्स टेकिंग इन ऑफ एयर और गिविंग आउट ऑफ एयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो एक्सपिरेशन. सो ये 2 प्रोसेस है. तो फिर इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, उसको बोलते हैं हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. ये बायोकेमिकल रिएक्शन है वॉट एवर आर ऑकरिंग विद इन द टिश्यूज. सो इट इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन. एनर्जी इज रिलीज्ड एज ATP. अभी हमने पिछले स्लाइड्स में ही देखा. Multiple different enzymes are involved and it's an intracellular process occurring well inside the cells. So external respiration है और internal respiration है. ठीक है, तो अभी थोड़ा देखते हैं हम कि कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रहते हैं. वी हैव डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स. ओके, तो डिफरेंट ऑर्गन्स और सर्फेसेस हैव इवॉल्व्ड during the process of evolution so that the animal can survive, can breathe, can take in oxygen and give out carbon dioxide. okay, तो जैसे स्किन है, एनालिड्स में है स्किन, थ्रू स्किन सरफेस ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. सो इसके एग्जांपल्स है अर्थवॉर्म्स एंड लीचेस. एंड वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन इन द एम्फीबियंस, फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स. तो फ्रॉग्स में मल्टीपल वेज ऑफ रेस्पिरेशन है, तो उनमें से एक है थ्रू द स्किन सरफेस.
देन वी हैव दिस ट्रकिए फाइनली डेवलप्ड ट्यूब्स, इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स रहते हैं जो कि दिखाई देते हैं इंसेक्ट्स में, पेरिपेटस, सेंटीपीड्स एंड मिलिपेड्स में। ओके, तो ट्रकिया के थ्रू एयर सर्कुलेट्स और फिर यूटिलाइज होता है, ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। और मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे है अमीबा और प्रोटोजोआन्स, तो उनमें ना डिफ्यूजन, डायरेक्टली डिफ्यूजन थ्रू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑकर्स थ्रू द सेल्युलर सरफेस, उसको बोलते हैं थ्रू रेस्पिरेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, फिर है कुछ स्लाइटली डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द फॉर्म ऑफ, उनको बोलते हैं बुक लंग्स और बुक गिल्स, जो दिखाई देते हैं एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पाइडर्स, टिक्स, माइट्स एंड स्कॉर्पियंस विच आर क्लास अरेक्निडा। ओके, फिर है हमारे एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस एंड प्रॉन्स, उनमें है स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, उनको बोलते हैं गिल्स विच आर एक्सटेंशंस ऑफ द स्किन। तो फिशेस यूजुअली वाटर में रहती है, वहाँ पे ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करना, ऑक्सीजन कंपोजिशन ऑफ वाटर, ऑक्सीजन कंपोजिशन इज 1/38 दैट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट वाटर से के थ्रू ऑक्सीजन लेना है और सरवाइव करना है, तो उनमें है गिल्स। तो एक्सटेंशंस रहते हैं ऐसे बॉडी के और स्किन के। तो यूजुअली द फिश गल्प्स वाटर, ओके, और फिर इट इज फ्लोइंग थ्रू द गिल्स इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसमें रहते हैं बहुत सारे कैपिलरीज जिसमें ब्लड फ्लो होता है, और फिर फिशेस गिल्स में ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करते हैं। ओके, सो वो फ्लो होता है वाटर ऐसे गिल्स के थ्रू। ओके, वाटर का फ्लो और गैसेस का फ्लो, ब्लड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, then we have a certain specialized skin lining which is called as buccopharyngeal lining, which is used as a respiratory surface for frogs. Okay, and the well developed lungs are present in the amphibians, reptiles, birds and mammals. Okay, तो ये the greatest form of evolution has reached, और specialized organs लगते हैं मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को, जिनके थ्रू ऑक्सीजन का इनटेक और CO2 का आउटपुट हैज टू बी regulated. Okay, so these are the examples of different respiratory organs in the animals. तो अभी हम देखते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी की रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, या तो फिर स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, तो उसको बोलते हैं हम फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी। ओके, तो स्ट्रक्चर बेसिकली, तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर। स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी पैसेजेस है ह्यूमन बॉडी में। ओके, विच स्टार्ट, ऑल ऑफ अस नो दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम respiratory system, or passage starts from our nostrils. So we have left and right nostrils. Okay, then the air passes through the nose. Okay, it enters into pharynx, which is also a tube like structure. You can see over here that air from mouth also or food from mouth also leads to pharynx. तो ये जो pharynx है ये पैसेज है बोथ फॉर एयर एज वेल एज फूड। ओके, तो इसके तीन पार्ट्स है, एक तो नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स एंड लैरिंगोफैरिंग्स। लैरिंगोफैरिंग्स इज द लोअर मोस्ट पार्ट। तो एयर यहाँ से आती है, नाक में से आती है, वो फैरिंग्स में आती है, फूड भी आता है। तो देर आर चांसेस दैट फूड माइट एंटर इनटू द विंड पाइप और थ्रू लैरिंग्स, बट उसको यूजुअली प्रिवेंट करते हैं। कौन प्रिवेंट करता है? तो लैरिंग्स में एक ओपनिंग रहता है, ओके, विच इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। तो ये ग्लॉटिस को एक कार्टिलेजिनस फोल्ड कवर करता है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो व्हेनेवर वी आर हैविंग फूड थ्रू आवर माउथ, ओके, इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सीडेंटली एंटरिंग इनटू द विंड पाइप। ओके, ये ट्रकिया के बिल्कुल पीछे है ईसोफेगस, जो है हमारा फूड पाइप। ओके, तो ये एपिग्लॉटिस जो है यहाँ पे वो कवर करता है ओपनिंग को, लैरिंजियल ओपनिंग को, so that food will not enter accidentally into our windpipe, so it would pass through esophagus. Okay, तो ये है pharynx, which is a muscular tube which is a passage for both air as well as food. तो nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx हो गया।
Okay, so laryngopharynx is the lowermost part of pharynx which would lead to larynx. Okay, larynx as you know it is called as a voice box. Okay, larynx में होते हैं दो cartilaginous folds which are called as vocal folds, vocal cords, और जिनके vibration के through we can produce different kinds of sounds और voice is produced, so it is called as voice box. Okay, उसमें आगे से एक cartilaginous covering रहता है, उसको बोलते हैं adenoid cartilage. ले पीपल के टर्म में उनको बोलते हैं एडम्स एप्पल. सो वो प्रोमिनेंटली यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे गले में जो मेल्स में प्रोमिनेंटली दिखता है उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल. ठीक है, तो हमारे जो ये नेजल ओपनिंग्स है ना बच्चों, यहाँ पे भी 3 पार्ट्स है. ओके, तो सबसे एंटीरियर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं वेस्टिबुलर पार्ट. अगर आपको इफ यू हैव सीन यू कैन जस्ट raise the nasal septum and watch it in the mirror, so you can see a lot of hair and mucus lining this vestibular part. Okay, तो उसका फंक्शन है कि जो कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स दे आर ट्राइंग टू एंटर इनटू योर रेस्पिरेटरी पैसेज उसको वो फिल्ट्रेट करते हैं और प्रेसिपिटेट करते हैं सो दैट दे विल नॉट पास फर्दर एंड हार्म योर रेस्पिरेटरी पैसेज. फिर है बीच में का एक रेस्पिरेटरी पार्ट है. ओके, जिसका मेनली फंक्शन है सो रेस्पिरेटरी पार्ट का मेन फंक्शन है ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर. तो जो कुछ भी हम एटमॉस्फेरिक एयर वी टेक इन, ओके, तो इट इज़ यूजुअली ड्राई. ओके, सो इट हैज़ टू बी मिक्स्ड विथ वाटर वेपर. ओके, एंड it has to be brought to the body temperature. Okay, so that it will not harm your respiratory passages. So the dry atmospheric air is mixed with water vapor in the nose itself और फिर उसको बोलते हैं humidification. Okay, and फिर अंदर का जो nasal part है उसको बोलते हैं olfactory part. तो olfactory as the name suggests it is made up of sensory lining for the smell sensation. ओके, सो ये सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं नोज़ के. ठीक है ना, अभी हमने देखा फिर नेजल पैसेज लीड्स टू द फैरिंग्स, फिर वो जाता है लैरिंग्स. ओके, और लैरिंग्स वुड देन कंटिन्यू विथ आवर विंड पाइप विच इज़ अबाउट 10 to 11 सेंटीमीटर्स लॉन्ग. एंड एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे सी शेप के कार्टिलेजेस है. इट्स अ कार्टिलेजिनस ट्यूब, थोड़ा सा रिजिड और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसको, जो कि पीछे से ऐसे ओपन रहते हैं कार्टिलेजेस. ओके, सो दिस कार्टिलेज हेल्प्स इन मेंटेनिंग पेटेंसी ऑफ द एयरवे. तो पेटेंसी मतलब क्या, अगर मस्कुलर ट्यूब रहा तो कोलैप्स हो सकता है, तो आपका ब्रीदिंग अफेक्ट हो सकता है. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे है कार्टिलेजिनस रिंग्स. ये ट्रकिया जाके फिर से डिवाइड होता है. वंस इट एंटर्स इनटू द चेस्ट कैविटी, डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई. ओके, तो ब्रोंकाई भी है हमारे ट्यूब्स. ब्रोंकाई है लाइंड विथ मल्टीपल डिफरेंट एपिथेलिया. उनके स्ट्रक्चर में मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, जिसकी वजह से उनका ऐसे क्लोज हो सकते हैं या तो फिर रिलैक्स हो सकते हैं. ओके, तो प्रिंसिपल ब्रोंकाई देन divide several times as they enter into the lungs. Okay, so almost 23 times or 23 generations of bronchial divisions occur. So it almost like a tree like a structure is formed because of the divisions of the bronchi, and that enters into the left lung and the right lung. So lungs are basically the organs of respiration for human beings, which are spongy structures made up of millions of different sac like or balloon like structures which are called as alveoli. तो अगर हम उसको enlarge करें तो देखें तो ये balloon like structures है in each of the lungs. About 300 million total number of alveoli are present. Okay, so ये alveoli के through ही हमारा respiration basically होता है. So oxygen absorb होता है और carbon dioxide is given out. ठीक है, तो ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज है ह्यूमन बॉडी का. और उसको आउटर साइड से कौन कवर करता है, तो एक रिब केज है. सो वी हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स कवरिंग और प्रोटेक्टिंग आवर लंग्स. राइट और लेफ्ट लंग में है कि छोटा सा नॉच रहता है यहाँ पे. ओके, उसको बोलते हैं कार्डियक नॉच, क्योंकि यहाँ पे आगे हार्ट इज सिचुएटेड.
ठीक है। और you can see over here is a dome shaped structure which is a major muscle of our respiration, उसको बोलते हैं हम डायफ्राम। ये बिल्कुल एक डायफ्राम की तरह चेस्ट कैविटी और हमारी एब्डोमेन को सेपरेट करता है। ओके, तो ये हमारा हो गया रेस्पिरेटरी पैसेज। तो इसमें बेसिकली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। एक तो कंडक्टिंग जोन जो कि सिर्फ एयर को कंडक्ट करता है, ओके, और है रेस्पिरेटरी जोन वेयर एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ओके, तो जैसे हमने पहली स्लाइड में देखा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए डायग्राम, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, जैसे ट्रकिया डिवाइड होता है ना बच्चों, तो ये डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स, ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स। ओके, स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा उनका डिफरेंट रहता है। तो 16 जनरेशन ऑफ डिवीजन इज यूजुअली कॉल्ड एज टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो यहाँ तक के हैं जो एयर सिर्फ पास होती है, ओके, और उसके आगे जो है, जो डिविजन्स है ब्रोंक्यूल्स के, उनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स विच डिवाइड इनटू अल्वियोलर डक्ट्स एंड अल्वियोलाई बेसिकली। ओके, तो ये सारे एरिया में होता है एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो वो उनको बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी जोन। ओके, तो ये थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे अल्वियोलाई कैसे दिखते हैं। तो ये हमारा टर्मिनल ब्रोंकियल है, उसको बहुत सारे स्मूथ मसल्स से कवर होता है। तो स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैन बी कंट्रोल्ड। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी न्यूमरस ब्लड वेसल्स है सराउंडिंग द, ये अल्वियोलाई है हमारे, उनके सराउंडिंग देर आर मल्टीपल पल्मोनरी कैपिलरीज। ये तो बहुत पास में चाहिए फॉर एनी रेस्पिरेटरी सरफेस। इट हैज़ टू बी वेरी थिन, it has to be having a very rich kind of blood supply, okay, क्योंकि गैसेस जो है ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ होना है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस आना है लंग्स में, तो बहुत उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए ब्लड सप्लाई की। ओके, तो ये है एक्चुअली हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस अल्वियोलाई का। ओके, एंड ऑल ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड टुगेदर, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो ये अल्वियोलाई के अंदर क्या है वो हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे अल्वियोलाई आर वेरी थिनली लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम। ओके, उनको बोलते हैं टाइप 1 अल्वियोलर एपिथेलियम, जस्ट स्क्वैमस सेल्स लाइनिंग द अल्वियोलाई फ्रॉम इनसाइड। और वहाँ पे अंदर रहते हैं टाइप 2 करके सेल्स रहते हैं, ओके, उनको बोलते हैं ग्रैन्युलर न्यूमोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ग्रैन्युलर न्यूमोसाइट्स। तो उनका एक अलग से इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, बिकॉज ये सिक्रेट करता है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड एज सरफैक्टेंट। अगर सरफैक्टेंट नहीं होता ना बच्चों, तो समझो हमारे लंग्स तो कोलैप्स ही हो जाते हैं और हमारा जीना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो ये वाले जो सेल्स है वो सिक्रेट करते हैं सरफैक्टेंट। उसके अलावा यहाँ पे अंदर कुछ अलग अलग सेल्स रहते हैं, जैसे कि कई अलग सेल्स में रहते हैं, जैसे मैक्रोफाजस है, वो जो है कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर गलती से भी एंटर हो जाता है लंग्स के अंदर और इफ इट रीचेस इनटू द अल्वियोलाई, तो ये है ना उनको बिल्कुल एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये पुलिसमैन है बेसिकली। ओके, तो ये हो गया लंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर। अब लंग्स के बाहर तो है रिब केज, वो हमने देखा। ओके, तो रिब केज इज कवरिंग द लंग्स डेफिनेटली, बट उसके भी अलावा लंग्स को बाहर से ना एक ऐसे थिन मेम्ब्रेन बिल्कुल है जो कवर करती है। उसके है 2 लेयर्स, एक तो आउटर लेयर वो जो अंदर से रिब केज को अटैच रहती है, दैट इज कॉल्ड एज पैराइटल प्लूरा, और जो बिल्कुल अंदर वाली लेयर है इट इज कॉल्ड एज विसरल प्लूरा। तो ये कैसे रहता है इसका स्ट्रक्चर? बिल्कुल अभी हम एक इमेजिन करते हैं, एक लॉलीपॉप है जिसको हमने एक वाटर फिल्ड बलून में है ना उसको प्रेस कर दिया। तो ये जो एक इनर मोस्ट, ये समझो हमारी लंग है, तो एक इनर लेयर फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं हम विसरल प्लूरा विच इज़ वेरी टाइटली अटैच टू द लंग सरफेस। और ये जो आउटर वाली लेयर है वो उसको बोलते हैं हम पैराइटल प्लूरा। बिल्कुल वही होता है लंग्स में। तो ये लंग्स में आउटर लेयर इज पैराइटल प्लूरा, इनर लेयर इज विसरल प्लूरा, और उनके बीच में एक बिल्कुल माइन्यूट सी स्पेस रहती है, उसको हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस, जिसके अंदर में रहता है थिन अमाउंट ऑफ फ्लूइड विच को उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ओके, तो ये हो गया लंग्स विद इन द थोरेसिक कैविटी। उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमने देखा, उसको बाहर से प्लूरा लाइन करता है और उसके भी बाहर में है रिब केज। ओके,
तो फंक्शंस क्या है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द ब्लड, बट उसके अलावा भी काफ़ी सारे फंक्शंस है, उनको बोलते हैं नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस। हम थोड़े क्विकली जाएंगे इसके थ्रू। तो क्या है, एक तो फिल्ट्रेशन होता है डस्ट पार्टिकल्स का नेजल सेप्टम में ही, वहाँ पे ही हेयर एंड म्यूकस है तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाता है, हार्मफुल सब्सटेंसेज आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द लंग्स। फिर ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर होता है, रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ द नॉस्ट्रिल्स में उसको वाटर वेपर के साथ मिक्स करके उसको ह्यूमिडिफाई करते हैं। ओके, सो ड्राई एयर इज ह्यूमिडिफाइड सो दैट इट विल नॉट हार्म द रेस्पिरेटरी पैसेजेस। फिर जो हमारे ट्रकिया है ना, उसके अंदर में है एक एपिथेलियल जो लाइनिंग रहता है, उसको रहता है इसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको बोलते हैं सीलिया। तो सीलिएटेड एपिथेलियम क्या करता है, सीलिया बिट इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, मोस्टली इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो कुछ भी पार्टिकल अनवांटेड और हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स इफ दे ट्राई टू एंटर इनटू योर रेस्पिरेटरी पैसेजेस, cilia would bit upwards, okay, and they would try to remove the particle. Okay, you will have a sneezing reflex and you will try to remove that particle. Okay, then there are some immunoglobulins A, immunoglobulins present inside the lungs. Okay, so these are like antibodies protecting your body. फिर मैक्रोफेजेस है जो वेल इनसाइड द अल्वियोलाई है, जो भी ट्रैप करते हैं इफ एनी लार्जर पार्टिकल्स दे गेन एंट्री इनटू द लंग्स, दे आर रिमूव्ड बाय द मैक्रोफेजेस। फिर हमारा कफ रिफ्लेक्स भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। एक्सीडेंटली अगर कोई फूड पार्टिकल जाता है हमारे विंड पाइप में, एपिग्लॉटिस इज नॉट हैज नॉट क्लोज्ड एंड यू आर हरीडली ईटिंग समथिंग, तो ये कफ रिफ्लेक्स आ जाता है। तो ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है विच इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द लंग्स। ओके, फिर है लंग्स को एक सेपरेट सर्कुलेशन है। ओके, उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो उसमें भी जो लेफ्ट वेंट्रिकल का आउटपुट है, इट कैन बी अकोमोडेटेड इनसाइड द लंग्स फॉर सम टाइम, तो उसको बोलते हैं रिजर्वायर फंक्शन। फिल्ट्रेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू वेरियस सब्सटेंसेस दे गेट फिल्टर्ड। Removal of excess fluid from the alveoli is another important function of the lungs, so that lungs में fluid ना भर जाए normally. Okay, and absorption of various drugs. Okay, तो बच्चों आज के सेशन में हमने देखा थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी प्रोसेस एनिमल्स में क्या रहता है, ह्यूमन बॉडी का थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, रेस्पिरेटरी फंक्शन का। तो ये बेसिकली थोड़ा इंट्रोडक्टरी काइंड ऑफ सेशन है। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी वुड डिस्कस द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। इंस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सपिरेशन कैसे होता है, कैसे गैसेस अंदर आते हैं, क्या प्रिंसिपल है उसका, दैट वी आर गोइंग टू discuss. So for the time being we will stop over here. Thank you for listening to the video. Kindly subscribe to the channel, and if you have any doubts or if you want any video session on any of the topics of human physiology, you are most welcome. So thank you very much.